Yes, good afternoon, everyone, and let us start today's class. As I remember, we started capacitor, right? In the last class, we started capacitor. I don't know whether I have derived the result of parallel plate capacitor or not. So, can you please tell me the last topic that we did? Can anybody tell me what was the last topic that we did? Sir, about the capacitor, we Yes, it we've was. got the value of C is equals to E epsilon naught A upon D. Okay, that means we derived the formula for the capacitance of parallel plate capacitor. Correct? है? ये हमने कर लिया था. Now we move further one step ahead. तो हमें अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, तो इसके जस्ट बाद जो हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, दैट वुड बी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. उसके बाद फिर वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड ऑल दोस थिंग्स, charging and discharging, what is meant by charging of a capacitor and how do the capacitor gets charged. ये सब हम will discuss everything but later on. But first we will discuss about the combination of the capacitors. ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा इन क्लास 10th, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा सर स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, आई मीन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग. In the same manner, we have the series and parallel combination for the capacitor also, and that we are going to discuss now. ठीक है, तो पहले इस पर डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद फिर फर्दर टॉपिक्स पे इसके डिस्कशन होगा. इज इट क्लियर? अच्छा, एक बात और आप लोगों को पता चली होगी कि सीबीएसई बोर्ड तो कैंसिल हुआ, ये तो आपको पता ही है. बट जो न्यू मेथड या मेथडोलॉजी या है जो जिसके अकॉर्डिंग सीबीएसई विल मेक द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने सुना? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? एनीबडी? किस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे ये रिजल्ट्स? नहीं सुना किसी ने? किसी ने नहीं सुना? चलो मैं बताता हूँ कि सीबीएसई विल कंसीडर the results of 3 exams, that is 10th, 11th and 12th. आपको अगर 12th में तो एग्जाम ही नहीं हुआ तो फिर 12th का कौन सा मार्क्स सीबीएसई कंसीडर करेगी? तो 12th का जो आपका परफॉर्मेंस रहा होगा अब तक, जो आपने स्कूल के फर्स्ट टर्म दिए होंगे या स्कूल का में प्री बोर्ड आपने दिया होगा, तो उसका परसेंटेज, उसका 40% एंड 11th और 10th के मार्क्स का 30% विल बी काउंटेड इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ क्लास 12. समझ आई बात आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो रूल बनाया है सीबीएसई ने टू मेक द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स. खैर पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं. सर, हमारे ऑफलाइन बोर्ड होने के तो चांसेस है ही ना? आपके तो वैसे भी चांसेस है ना. देखिए वैसे भी देयर इज ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी बिकॉज अभी तो बहुत समय है. लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि देखिए आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूं कि यू कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली. क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे का 40% 12th का जो परफॉर्मेंस है उसका 40% काउंट करेंगे, है ना, फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, तो आप खुद सोचिए कि अगर बच्चा फर्स्ट टर्म को ऐसे ही हल्के में ले ले, प्री बोर्ड को ऐसे ही हल्के में ले ले, मान लो वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, मान लो कि अगर ये वाला इस साल भी एग्जाम नहीं होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लीस्ट चांसेस, बट स्टिल मान लो कि अगर इस साल एग्जाम नहीं होता है और इसी वे में अगर रिजल्ट्स बनाया जाता है इस साल के भी, मतलब कमिंग सेशन का भी, तो आप खुद सोचिए जिस बच्चे ने बिल्कुल शुरू से 12th पढ़ा ही नहीं, वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मतलब आखिरी में देखा जाएगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही दे दिया, प्री बोर्ड भी ऐसे ही हल्के फुल्के में निकाला, तो अब उसका सोचिए कि उसका क्या रिजल्ट बनेगा, उसका 40% कैसा होगा. दूसरी बात, वो बच्चे जो अभी 11th में पहुंचे और वो ये सोचें कि भाई अभी तो ऑनलाइन चल रही है चीजें, ऑनलाइन में कौन इतनी मेहनत करे. ठीक है, एक ही बार, ठीक है, एक ही बार क्या कर लेंगे, तो एक ही बार सर हम 12th में जाके पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे, तो सोचो कि 11th का भी मार्क्स काउंट होगा. अब बच्चा जब 11th को बहुत हल्के में लेता है, ठीक है, जब बच्चा जब 11th को बहुत हल्के में लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 11th में परफॉर्म बहुत बुरा करेगा, जो अभी की सिचुएशन है, तो उसका 30% सोचो कितना होगा. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मोर और लेस पॉइंट ये है कि भैया आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही है, चाहे आपके एग्जाम भी कैंसिल हो रहे हो तो भी आपको मतलब हर क्लास में उतने सीरियसली पढ़ना ही है.
बिकॉज आपका रिजल्ट उसी बेस पे बना है अभी इस वक्त। तो जिसने अच्छा परफॉर्म करा होगा 10th से लेकर 12th तक, उसी का रिजल्ट अच्छा होगा। हाँ, अगर कोई बच्चा इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है या इस रूल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर जो एग्जाम होंगे फ्यूचर में 12th के, उसको वो अपीयर कर सकता है। बट सोचो अगर वो अपीयर करेगा भी तो उसके 1 साल का तो लॉस है ना। मतलब अगर मान लो कि कोई बच्चा जो इस वक्त 12th का पेपर देना था, वो इस वक्त का पेपर नहीं दे रहा, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के साथ देगा, तो देयर विल बी गैप ऑफ 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर गैप, राइट। तो 1 साल तो ड्रॉप हो गया ना, बिना चाहे, बिना सोचे, बिना समझे। खैर, तो ये हिसाब किताब है। मतलब पॉइंट ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही सर आपको। आप किसी भी चीज को आप ये लाइट वे में नहीं कह सकते कि सर हमारा अभी ऑनलाइन चल रहा है तो क्यों सीरियस हो, और वैसे भी आप लोग सीरियस हैं तभी आप स्टडीज के प्रति, तभी आप कनेक्टेड है। एनीवेज, आमना अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो चलिए सर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जाने से पहले सबसे छोटा सा एक पॉइंट समझ लीजिए कि किसी भी कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर इन अ सर्किट। जैसे रेजिस्टर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से बनाते हो, जिगजैग टाइप, ठीक है। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यू ड्रॉ टू लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, वन वन ऑफ बिगर लेंथ एंड अनदर वन ऑफ स्मॉलर लेंथ, ठीक है। एक को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल कहते हैं। दोनों की लेंथ सेम नहीं होती है। बट कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटर को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अगेन यू विल बी रिप्रेजेंटिंग देम बाय स्ट्रेट लाइंस, बट बोथ ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन विल हैव सेम लेंथ। एक पुराना नोटेशन इस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का एक पुराना तरीका ये भी था कि आउट ऑफ द टू प्लेट्स वन प्लेट वाज मेड कर्व्ड, ठीक है। एक प्लेट को ऐसा बना देते थे, मतलब ऐसा भी शो कर सकते थे। बहुत पुरानी बुक्स आप उठाएंगे ना, तो उसमें ऐसे बने हुए हैं कैपेसिटर्स के लिए, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैपेसिटर, बट हम लोग तो यही यूज करेंगे। अच्छा, इसमें और सेल में क्या डिफरेंस रहेगा कि सेल में दो जो स्ट्रेट लाइंस है दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, बट इसमें कैपेसिटर में दे आर ऑफ सेम लेंथ्स। ठीक, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। लेटेस्ट से वी हैव 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिस वे, और इसके अक्रॉस आपने कोई एक सेल लगा दिया वी वोल्ट का। 3 कैपेसिटर्स हैं और 3 कैपेसिटर वी वोल्ट का सेल लगा दिया आपने, ऐसे वी वोल्ट का सेल लगा दिया, ठीक है। ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C3, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर इफ आई वांट टू रिप्लेस दिस होल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल कैपेसिटर व्हिच हैज द सेम इफेक्ट एज ऑफ द 3 कैपेसिटर्स टेकन टुगेदर, तो इसको हम कहेंगे, इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम C इक्विवेलेंट कहते हैं। मतलब अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर लें तो उसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम एक नाम देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जैसा ही आपने सुना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और वही से, तो अच्छा, ये दोनों सर्किट सिमिलर कब कहलाएगी, मतलब कब आप कहेंगे कि इन तीनों कैपेसिटर का इफेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द सिंगल कैपेसिटर? वो तभी आप कह सकते हैं जब इस केस में इस सर्किट में जितना चार्ज फ्लो होगा, द सेम चार्ज फ्लोज इन दैट सर्किट आल्सो। जितना इस सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज इनटू दिस सर्किट आल्सो, तभी हम कहेंगे कि भाई इसका जो तीनों का इफेक्ट है दैट इज कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंगल कैपेसिटर। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें यही पता करना है कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ दिस सिंगल कैपेसिटर, जिससे हम इस पूरे 3 कैपेसिटर के इफेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिंपली ऐड करना है, बिकॉज आपको मैंने क्या बोला कि सर्किट में जितना चार्ज सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट में फ्लो कर रहा है, द सेम शुड बी फ्लोइंग इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट आल्सो, तभी ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट कहलाएगी। अब कोई बच्चा कहे कि सर तीनों को ऐड कर दो, और ऐड कर दो, नेट पूछा गया तो ऐड कर दो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि अगर इंडिविजुअली हमें कोई ऐसा कुछ कुछ अमाउंट दे रहा हो, मान लो किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 200 दिए, किसी ने 300 दिए, तो नेट कितना होगा? हम तो सिंपली ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी सर ऐड कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला कि द टू सर्किट विल बी कॉल्ड एज आइडेंटिकल इफ द चार्ज फ्लोइंग इन बोथ द सर्किट इज सेम। तो हमें इस बात को जस्टिफाई करना है कि दोनों केसेस में द चार्ज फ्लोइंग शुड बी सेम, ये हमें देखना है। नॉट ओनली दैट कि सिर्फ कैपेसिटेंस को ऐड करना है, तभी हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, तभी हम इस पूरे कैपेसिटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल कैपेसिटर। तो दिस इज द आइडिया, ठीक है। अब ये कैसे करें, तो इसके लिए कुछ चीजों को समझो। पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर
कि देखो जब भी आप किसी कैपेसिटर को सेल के साथ कनेक्ट करोगे तो उसमें चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कब कहेंगे हम कैपेसिटर्स को, जब आप एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्ट कीजिए एंड इन सच अ वे दैट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द कैपेसिटर इज सेम, तो उस केस में हम उस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। पता नहीं सर क्या बोला आपने, हमें समझ नहीं आया। सर देखिए सर, यहां से चार्ज इधर आएगा और यहां आके निकलेगा, जितना चार्ज यहां आएगा उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा, उतना ही यहां आएगा। ये ऐसा क्यों होगा? बिकॉज चार्ज is only having one path to go from this point, let us say it is A, to this point, let this point be B. मतलब in going from A to B, charge has only one path in flowing from A to B. A से B तक, सॉरी, A से B तक जाने के लिए चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है। देखो चार्ज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसको जितने पाथ मिलते हैं ना, वो उतने पाथ में डिवाइड होता है। इक्वली होगा या इक्वली नहीं होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, बट डिवाइड होता है। अगर उसको सिर्फ एक ही पाथ मिला है तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी सर्किट या ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जिसमें चार्ज हैज ओनली वन पाथ फॉर इट्स फ्लो एंड इट कैन नॉट डिवाइड इन मोर देन वन पाथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के सर्किट को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो C1, C2, C3 ये जो तीनों के तीनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इसको हम कहेंगे कि ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अगर चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि सर किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको Q by C लिख सकते हैं। टेल मी यस और नो, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? दिस हैज कम फ्रॉम Q is equal to CV। तो इसका मतलब है सर, अगर मान लो कि इस कैपेसिटर में द चार्ज दैट इज फ्लोइंग इज Q चार्ज तीनों में जाएगा, तो इसका अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज? तो V1 विल बी रिटन एज इक्वल टू Q by C1। इसका वोल्टेज कितना होगा? तो इसका जो वोल्टेज होगा दैट वुड बी V2 इज इक्वल टू Q by C2। इसका वोल्टेज कितना होगा? तो दैट वुड बी इक्वल टू Q by C3। दीज आर द थ्री वोल्टेज दैट यू हैव। ठीक है, ये तीनों के वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम वोल्टेज लिखे तो क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, सॉरी C इक्विवेलेंट डिवाइड, सॉरी माय मिस्टेक, चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, और ये कितना होगा? तो ये नथिंग बट दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ दिस सेल। तो अब देखो मुझे एक बात बताओ कि मैं एक बात कह सकता हूं कि भाई आपका जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। Can anyone make a guess if I add up all these three voltage drops across the three capacitors, so what would be the sum of these three voltage drops? वो किसके बराबर होगा? Can anyone So one V. answer this? So V V के के बराबर होगा। V के Very बराबर। good. This is the same thing you have done in your resistor case also. अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आपको ये बात याद आएगी कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होता था, तो उसका सम हम कहते थे कि एक्सटर्नल सोर्स के वोल्टेज के बराबर। वैसे भी आप सोचो ना कि ये जो वोल्टेज है इस कैपेसिटर का अक्रॉस, ये और ये, मान लीजिए इसके अक्रॉस मैंने 10 वोल्ट लगा दिया, ये अक्रॉस 10 वोल्ट लगा दिया, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आया 4 वोल्ट मान लीजिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 6 वोल्ट, बिकॉज इन दोनों का वोल्टेज का सम इसके बराबर होना चाहिए भाई। ठीक है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आपका जो ये वोल्टेज का सम है दैट कैन बी रिटन एज V1 V2 प्लस V3, that can be written as equal to V1 को हम लिख सकते हैं Q upon C1 plus of Q upon C2 plus of Q upon C3। This will be nothing but Q upon C equivalent। ठीक है, Q will be cancelled out everywhere। What you will get is 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 and so on and so forth। मतलब अगर आपको याद आए फिर से, तो रेजिस्टर के केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता था। रेजिस्टर में याद करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में आप लिखते थे 1 upon R1 plus 1 upon R2। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला है 1 upon C1 plus 1 upon C2। ठीक है, और वैसे अगर थोड़ा और याद करोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, अगर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो क्लास 11th की बात भी अगर आप ठीक से याद करो तो क्लास 11th में जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होता है ना, उसमें भी यही फॉर्मूला आता है, सही आता है। ठीक है, खैर यस सर। हाँ चलिए भाई, बहुत बढ़िया साहब।
तो यहाँ देखिए सर, ये 1/C इक्विवेलेंट, ये क्रांतिकारी फॉर्मूला है, which by using this you can replace the combination of capacitors in series by a single capacitor. वो ये फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। इसमें एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, दो कैपेसिटर लेके समझा देता हूँ, जो दो के लिए वैलिड है वही सबके लिए वैलिड है। आपसे मैंने बोला कि सर अगर ये सेल इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है, एंड दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज V1 इसके अक्रॉस, दिस इज V2 इसके अक्रॉस। तो एक बात समझो सर, मैंने बोला कि इस पे भी चार्ज उतना ही जाएगा जितना चार्ज इस पे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कैन आई राइट Q इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q इज इक्वल टू C2 V2, ऐसा भी कह सकता हूँ, बिकॉज द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर इज सेम। और चार्ज होता क्या है, तो चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि चार्ज इज इक्वल टू C1 V1 और चार्ज इज इक्वल टू C2 V2। तो फ्रॉम दिस वी कैन क्लेम दैट कि C1 V1 विल बी इक्वल टू C2 V2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि C1 C2 will not nothing but V2 by V1. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. अच्छा, आप लोगों ने लेफ्ट वाला पोर्शन नोट कर लिया स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है? अगर आप थोड़ा सा नोट कर लें तो इसका और मतलब मैं आपको आगे समझाऊं। नोट कर लेना तो बताना बेटे। सर कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये तो फॉर्मूला आ गया C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। तो मैं इसको इरेज छोड़ो, मैं आगे जाता हूँ। C1 C2 इज इक्वल टू V2/V1। इसका मतलब सर मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि C और V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? V is inversely proportional to the capacitance। ये तो मतलब हुआ। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम कहते हैं कि C1/C2 इज इक्वल टू V1/V2, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तभी आपका आया C1/C2 इज इक्वल टू V2/V1। इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वोल्टेज, मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका अक्रॉस वोल्टेज कम है, एंड जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि V1:V2:V3, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा कुछ भी हो तो आप कह सकते हो कि दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू 1/C1:1/C2:1/C3 एंड सो ऑन। मतलब ये रिलेशन है आपके वोल्टेज का और कैपेसिटेंस का इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इन द सीरीज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन सीरीज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में वोल्टेज डिवाइड होता है, कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अब देखो इस रिलेशन को यूज करके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी जल्दी से। फिर उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन खेलना शुरू करेंगे। तो देखिए सर, इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा है। We are having 3 capacitors connected across a cell of voltage 20 volts. मान लो this is of 2 microfarad, this is of 4 microfarad, and this is of 6 microfarad capacitor. अब इस केस में आपसे पूछा गया कि बताइए V1 that is the voltage across this capacitor, voltage across this capacitor, and voltage across this capacitor. What would be the value of these? सर यहां तक क्लैरिटी है? प्लीज टेल मी yes or no. Yes, sir. ठीक है, अब मेरा पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से। इससे पहले मैं इसको सॉल्व करूं, मुझे एक बात बताओ, अगर x:y इज इक्वल टू a:b है, ठीक है, तो अगर रेशियो गिवन होता है आपको, या ऐसे ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे ये गिवन है कि x प्लस y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 है, और x:y इज इक्वल टू a:1:2 है, ऐसा मान लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी? रेशियो कैसे निकालते हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपको ये दे दूं कि 100 रुपीज है और इसको आपको डिवाइड करना है
बंदों में, X और Y, they are 2 boys in which you have to divide the 100 rupees, right? तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रेशियो जिसमें आपको डिवाइड करना है दैट इज 2:3। तो कैसे करते हैं, आप लोगों को पता है सर कि कैसा 2x होगा? प्लस 3y इक्वल्स टू 100 करेंगे। तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं, ये ठीक है जो भी है, इसमें हम सिंपली ये तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करना है। रेशियो जिसका रेशियो है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो लिखो, मल्टीप्लाइड बाय जो टोटल वैल्यू। जैसे x की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो x का रेशियो लिखो, उसके बाद सम ऑफ रेशियो लिखो एंड डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। y की वैल्यू निकालनी है कि y को कितना मिलेगा, तो रेशियो ऑफ y अपॉन m इनटू मतलब जो टोटल सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू। ये तरीका होता है सर आपका, ठीक है। मतलब जिसकी वैल्यू निकालना है उसका रेशियो लिखिए, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब टोटल कितना मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि मुझे किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करके हर बंदे को एक एक देना है, तो मैंने पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। अब उस 4 का कितना एक को मिलेगा, तो एक पोर्शन मिलेगा, तो 1/4 कह लेंगे उसको, इसीलिए ऐसा रूल बनता है। एनीवेज, तो यहाँ देखिए पहली बात आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे V1:V2:V3। आपको V1 V2 V3 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं 1/2:1/4:1/6 लिख सकता हूँ। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई? Yes, sir. यस सर। सबको Yes, आना sir. चाहिए सर, नहीं आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अब इसमें रेशियो निकालने का तरीका क्या है, तो इस पूरे को ना ऑन द राइट साइड V1:V2:V3 ऑन द राइट साइड आप एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करो जो फैक्टर हर इंडिविजुअल नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ये आपको बचपन में सिखाया गया होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल गेट 6। 12 will be divided by 4, you will get 3, and 12 will be divided by 6, you will get 2. देखिए, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। तो ये रेशियो आ गया। अब अगर मुझे सिर्फ V1 चाहिए तो V1 का रेशियो 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 11 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज 20। इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120/11 वोल्ट। ऐसे ही अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 क्या लिखूंगा मैं, 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 60/11 वोल्ट। इसी तरह से अगर मुझे V3 लिखना है तो V3 का रेशियो डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 40/11 वोल्ट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं पल्ले पड़ा वो पूछ ले भाई। ये प्योर मतलब रेशियो का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बस इतनी सी फिजिक्स, बस इसमें इतना सा है कि अगर आप सीरीज में कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे तो आपका जो वोल्टेज का रेशियो है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। इसको नोट करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर प्लीज एक बार आप पहले वाली स्लाइड दिखा देंगे, मैं आउट हो गई थी। डन सर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया हमारे तो सीरीज वाली का स्लाइड बेसिक। नहीं लिखी थी, जी जो आपने एग्जाम्पल अभी करवाया था वो तो नहीं किया अभी। डन सर। ओके। अब देखिए सर, वी विल नाउ बी डिस्कसिंग ओवर द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सीरीज एंड पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिस्कशन समझिए, तो उसको समझने से पहले एक बात पहले मैं समझाऊं आपको, ताकि आपको पूरी चीजें पूरा पिक्चर क्लियर हो, है ना। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो जैसे सेल है,
तो सेल आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है, तो इसलिए आप कुछ छोटी बातें समझ लें जो आगे आपको और समझ आ जाएगी, बट अभी यहाँ पर उसका यूज करूंगा मैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट है, लेट अस से इफ आई से दैट द वोल्टेज ऑफ अ सेल इज 10, मतलब ये सेल है और इस सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब समझो, एक्चुअली में आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। सुना क्या? यहाँ देखा भी आपने, एक इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसकी वैल्यू 10 वोल्ट है। यही मतलब होता है, यही मीनिंग होती है ना। ये जो 10 वोल्ट होता है ना, इसका मतलब है कि ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट है। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है। तो बेटा अगर मान ले कि मैं आपसे कहता हूँ ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, मैं आपसे कहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 10 वोल्ट है, तो क्या मैं ये भी अस्यूम कर सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट 10 वोल्ट पे हो और ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? हाँ ना बोलना पड़े। यस सर। सर अब जरूरी नहीं कि यही पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है 20 वोल्ट और ये 10 वोल्ट। मैं कहता हूँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि द पॉइंट इज कि यू नीड टू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10। अब वो 10 करने के लिए 20 10 हो जाए, 30 10 20 हो जाए, 40 30 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? बट द पॉइंट इज कि पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी द सेम, राइट? तो एक बात समझो सर, कि अगर मैं किसी भी केस में किसी एक पॉइंट के वोल्टेज को 0 कर दूं, तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है ना, वो दूसरे पॉइंट पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं सेल ले लेता हूं और मैं सेल कहता हूं 20 वोल्ट का सेल है, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि सेल के अगर एक एंड को मैं 0 कह दूं, एक एंड के वोल्टेज को 0 मान लूं, तो दूसरे वोल्ट पे 20 वोल्ट मान सकता हूं या नहीं? आपको एक बच्चा कहेगा सर 0 क्यों मान रहे हो? तो 0 मतलब कि इसकी मैंने ग्राउंडिंग कर दी। 0 का दूसरा मतलब है कि मैं इसको अगर समझूं कि मैंने इसकी ग्राउंडिंग कर दी, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। याद आ रहा है? तो जिसका भी आप ग्राउंडिंग करते हैं उसकी पोटेंशियल 0 होती है। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। यस सर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की चर्चा समझते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, इसके लिए आप ये अस्यूम करिए कि ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है। 3 बनाओ, 2 बनाओ, ठीक है, ये 4 बनाओ, आपकी मर्जी है। और ये बातें जो 2 के लिए वैलिड होगी वही 4 के लिए भी वैलिड होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 लें या 2 लें, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम जितने मर्जी उतने कैपेसिटर आप दिखा सकते हो। मान लो कि ये कॉम्बिनेशन है एंड दिस कॉम्बिनेशन हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ वोल्टेज V, और ये मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C3। Again, the idea is to replace the whole combination by a single capacitor having the same effect as of all the 3 capacitor connected in the circuit 1. तो इसको हम C इक्विवेलेंट कहेंगे, सेल वही रहेगा। अब मैंने बोला था कि ये दोनों इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब इसमें चार्ज की वैल्यू सेम फ्लो करे। अब यहां समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये चार्ज Q है और मुझे यहाँ इस पॉइंट से ये चार्ज इंटर होगा और इस पॉइंट से ये चार्ज बाहर आएगा, क्लियर? मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर चार्ज को इस पॉइंट पे आने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं? यहां से चार्ज आया, तो क्या देयर इज ओनली वन पाथ अलोंग विच दिस चार्ज विल रीच टू दिस पॉइंट? मान लो इसको A कह लूं, इसको B कह लूं, तो इज देयर ओनली सिंगल पाथ along which the charge will have to go from point A to point B, or there are 3 paths along which the charge can move or flow? Sir, three So paths. 3 parts. 3 different paths है ना, which is very clear to everyone. तो बेसिकली मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि उसको जितने पाथ मिलेंगे इट विल गेट डिवाइडेड इनटू ऑल दोस पाथ्स। तो मान लो कि यहाँ पर चार्ज Q1 आया, यहाँ पर मान लो Q2 आया, यहाँ पर Q3 आया, तो एक बात तो ऑब्वियस क्लियरली सबको समझ में आ जानी चाहिए कि चार्ज अगर डिवाइड हो गया तो दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज डिवाइड नहीं हुआ तो दैट कॉम्बिनेशन इज सीरीज, और चार्ज डिवाइड हो गया तो दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक खास प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी खास प्रॉपर्टी समझो। मान लो ये सेल का मैं इस एंड को 0 कह दूं, ठीक है, सेल के इस एंड को 0 कह दूं, तो इस एंड को V कहूंगा या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड, अभी बताया लॉजिक।
तो अगर Yes, ये sir. जीरो है तो इस पॉइंट के भी वोल्टेज को मैं जीरो कह सकता हूँ और इस पॉइंट के वोल्टेज को मैं वी कह सकता हूँ। ऐसा कैसे सर? देखो ये कंडक्टर है और आपने ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर पढ़ा था इस चैप्टर से पहले। मैंने आपसे बोला था हर कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। टेल मी यस और नो? एवरी कंडक्टर इज एन Yes, इक्विपोटेंशियल sir. सरफेस। Yes, sir. तो Yes, अगर कोई sir. कंडक्टर होगा तो कंडक्टर के एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी, बिकॉज एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कंडक्टर ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो इसके पोटेंशियल की वैल्यू सेम। अब तुम सोच के देखो, यहां जीरो तो यहां भी जीरो, जब तक कंडक्टर है ये कंडक्टर यहां से बढ़ रहा है, जीरो यहां पे जीरो तो यहां भी जीरो, यहां जीरो तो यहां भी जीरो। इसी तरह से यहाँ V तो यहाँ पे V, यहाँ V तो यहाँ पे V। अगर तुम ध्यान से देखो, अच्छा बीच में अगर रास्ते में कैपेसिटर या रेजिस्टर लग गया तो फिर पोटेंशियल बदल जाएगा, बट जब तक कोई कैपेसिटर कोई कंडक्टर नहीं है पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कंडक्टर है तो यहाँ पर अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बट अगर मान लो कि बीच में एक कैपेसिटर आ गया, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10 वोल्ट है तो फिर यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं होगा, यहाँ पर ये वोल्टेज बदल जाएगा। क्लियर है? बीच में अगर रेजिस्टर कैपेसिटर कुछ भी आ जाए तो वोल्टेज बदल जाता है, बट अगर कंडक्टर ही है सीधा सीधा तो वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, दिस इज द बेसिक लॉजिक फॉर द कैपेसिटेंसेस। अब मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, कैन यू सी द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट? C1 के अक्रॉस वोल्टेज का V. डिफरेंस कितना है? 2 पॉइंट। V C2 के V. अक्रॉस देखो V, C3 के अक्रॉस भी V। V. V. इसका मतलब एक बात तो ऑब्वियस हो गई कि एवरी कैपेसिटर हैज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पैरेलल की ये प्रॉपर्टी होती है। देखो पहली बात तो ये कि चार्ज डिवाइड हो गया तो वो कॉम्बिनेशन पैरेलल है। अब इसमें प्रॉपर्टी अगर हम फर्दर और देखें तो पैरेलल की प्रॉपर्टी ये होती है कि वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। और जो चीज यहाँ पे बता रहा हूँ वो सेम कहानी रेजिस्टर में भी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज रेजिस्टर में भी वही है जो कैपेसिटर में है। सीरीज में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अलग अलग आया था, यहाँ पर पैरेलल के कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सेम होता है। सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता, यहाँ चार्ज डिवाइड होता है, बस ये लॉजिक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अब एक बात सोचिए सर, यहाँ से चार्ज आया, ये चार्ज यहाँ निकला, ऑब्वियस सी बात है यहाँ निकला, जितना इंटर करेगा उतना बाहर आता है, जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा, बिकॉज चार्ज। क्यों ऐसा होगा वो बाद में समझेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखो जितना आया उतना ही बाहर निकलेगा। अगर कोई बच्चा चाहता है समझना अभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि टोटल वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब यहाँ देखिए ये चार्ज यहाँ निकला तो ये फिर से क्यू निकलेगा, इसका मतलब जो इंटर हुआ वही बाहर निकलेगा। तो एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 Q2 Q3 जो तीनों कैपेसिटर्स पे हैं, Q1 प्लस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3, that can be written as equal to net charge Q1 plus of Q2 plus Q3। हाँ ना बोलो, तुम लोग आजकल बोलते नहीं हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मायत्री जी समझ रही हैं आप शायद। तो Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। यहाँ से भाई जो यहाँ ये Q की वैल्यू क्या होगी तो यहाँ से निकाल लो Q की वैल्यू, तो C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। और Q1 को क्या लिखेंगे? C1 V प्लस ऑफ C2 V प्लस ऑफ C3 V। तो यहाँ से V से V हर जगह कैंसिल होगा तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई C1 प्लस ऑफ C2 प्लस ऑफ C3 एंड सो ऑन। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में द नेट कैपेसिटेंस इज सिंपली द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, और सीरीज कॉम्बिनेशन में द C इक्विवेलेंट या 1/C equivalent is the sum of reciprocal of the capacitances of individual capacitors। नोट करिए। Done, sir. वेरी गुड। अब इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो सर इसमें सर अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट मैं दिखा दीजिए।
Yes, sir. Done. ठीक है, ठीक है सर। अगर मान लीजिए कि इफ यू हैव two capacitors and they are connected in parallel and some charge enters here and let the charge is Q, the capacitor is capacitance C1, this capacitor is of capacitance C2, so undoubtedly charge will divide. Q1 and Q2 would be the charges. अगर मुझे इसमें बोला जाए कि what would be the value of the charges on each capacitor, ठीक है, without giving you the value of cell, आपसे चार्ज की वैल्यू पूछी जा रही है each capacitors पे, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बात तो ये कह सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी दैट वुड बी सेम। एम आई करेक्ट? दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन Yes, sir. पैरेलल। एम आई राइट? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा हमें ये मालूम है कि पोटेंशियल कैन बी रिटन एज इक्वल टू कितना, तो पोटेंशियल कैन बी रिटन एज इक्वल टू Q1 C1 एंड आल्सो पोटेंशियल कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू Q2 अपॉन C2 बिकॉज इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है, दूसरे वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज V है, और वोल्टेज कैन बी रिटन एज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो क्या हो जाएगा, ये Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ से देखें तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। इसका मतलब मोर इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, मोर वुड बी द चार्ज फ्लोइंग ऑन दैट कैपेसिटर। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही ज्यादा उस पर चार्ज होगा। तो आप ये कह सकते हो चार्ज डिवाइड्स इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। मतलब एक जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज डायरेक्ट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिवाइड होता है। ठीक है, मोर इज द कैपेसिटेंस मोर वुड बी द चार्ज। और वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, तो वोल्टेज डिवाइड्स इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये छोटी सी बात नोट करिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Very good. Moving on. So we have already discussed what is series and what is parallel combination, and how will you identify which of the combination is series or which of them is parallel. तो आइडेंटिफाई करने का तरीका बस सिंपल सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इफ द चार्जेस डिवाइड्स combination would be parallel and if the charges does not divides the combination would be series. ठीक है, बेसिक पॉइंट ये याद रखिएगा, चार्ज डिवाइड हो जाए तो पैरेलल, चार्ज डिवाइड नहीं हो तो सीरीज। बाकी वो कहानी अलग है कि सीरीज में वोल्टेज का डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज का डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर सेम होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये कहानी है, ये मेन स्टोरी है इसकी। ठीक, अब देखो इस पे बेस क्वेश्चंस करते हैं, दो चार पहले सिंपल सिंपल से, फिर उसके बाद मैं कुछ डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन और उसमें ऐड ऑन करूंगा। तो पहले तो बेसिक जिसमें आपको सिंपली सीरीज और पैरेलल एकदम नजर आ जाए, ठीक है, उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं हो, आपको सिंपली देख के समझ में आ जाए कि सीरीज और पैरेलल कहाँ पर है। तो आपका क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सर, एकदम आसान सा, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। ये ऐसे, ये फिर से ऐसे 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 गिवन है आपको सर्किट, ये P है ये Q है, आपसे पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट अक्रॉस P एंड Q। किसके अक्रॉस पूछा गया? P एंड Q। और आपको बोला गया कि ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस C ईच, सबका कैपेसिटेंस C है। तो तरीका क्या होता है इस बेसिक से क्वेश्चन से पहले हम मेथड समझ लेते हैं। आप में से कुछ को आता भी होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द these kind of question based on resistors in class 10। तो फिर से हम जरा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि क्या था वो, उसके बाद फिर आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो देखो सबसे पहला स्टेप ये है कि सर आप कहीं से भी सर्किट में स्टार्ट करो जहां से आपको कुछ फायदा हो रहा हो, ठीक है, जहां से कुछ चीजें नजर आ रही हो कि व्हाट इज इन सीरीज और व्हाट इज इन पैरेलल, ऐसी चीजें नजर आ जाए, वहां से आप स्टार्ट करो। तो हमें ये दिख रहा है कि these three capacitors can be seen connected in series. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो तीनों कैपेसिटर वो सीरीज में। सर आपको कैसे पता चला सीरीज में, अगर किसी के मन में ऐसी बात आए
तो आप ये कह सकते हो कि मान लो कुछ भी चार्ज अगर यहाँ आएगा तो द सेम विल फ्लो टू दिस एंड सेम विल फ्लो टू दिस आल्सो, बिकॉज दीज ऑल थ्री कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ से आप Yes, तीनों sir. कैपेसिटर सीरीज में है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से मैं ऐसा करके बता देता हूँ, बट इसको आप डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसे केसेस में रिजल्ट 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। अगर आप ऐसे करोगे तो आप खुद सोचो कि आपका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी इक्विवेलेंट की वैल्यू c/3 आएगी या नहीं? देखो बेटा, अब बैठ करके देखो, 1 + 1 + 1 3 डिवाइड बाई सी। इसका मतलब अगर आपके कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं सीरीज में एंड द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, तो सी इक्विवेलेंट लिखने का तरीका ये भी है कि आप एक का लिखिए और डिवाइड कर दीजिए बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। पता नहीं क्या समझे, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखिए और कितने कैपेसिटर आइडेंटिकल कनेक्टेड हैं उस नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या होगा सर? सर्किट कम हो गई सर, सर्किट थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। ये हो गया c/3, ये हो गया c, these two are again c and c, this is point p, this is point q. Now who will tell me कि how these two capacitors are connected? ये वाला, ये पैरेलली। दिख रहा है आप लोग, everyone can see this and this, these two are connected in parallel. तो इसका मतलब हो गया c plus of c/3, तो that would be equal to 4c/3 if I'm not wrong. अब यहाँ के बाद सर्किट में क्या हो गया? ये 4c/3। अब सर्किट फर्दर और सिंप्लीफाई हो गई, ये और ये। This is c and this will be 4c/3। ठीक है, this point is p, this point is q। ठीक है, अब क्या होगा सर? अब अगेन these three are connected in series, so you will have to find the value by 1/c equivalent is equal to 1/c multiplied by 2 कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1/c प्लस 1/c दो बार लिखो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। 4c/3, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4c/3, तो 3 और 4c नीचे। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है भाई, कैसे हुआ? अब ये ऐड कर लोगे आप, 2/c प्लस 3/4c, ये ऐड कर लोगे तो जो भी आ जाए फाइनल रिजल्ट होगा। एकदम बेसिक सवाल। अभी एक आप करो, फिर उसके बाद एक दो और डिफरेंट थोड़ा सा वैरायटी बनाता हूँ इसी सीरीज पैरेलल पे, फिर उसके बाद कुछ फॉर्मेट समझाऊंगा। ठीक है मैथ्री, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग So एकदम wait, ऐसे ही sir. सिमिलर। ओके, Done, sir. क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करके बताइएगा। सिंपल सा सवाल, वैसा ही जैसा भी आपने करा है। Every capacitor is of capacitance C. This point is P and this point is Q. You have to find out the equivalent capacitance, of course, किसके अक्रॉस? P और Q के अक्रॉस। जो दो पॉइंट मेंशन करे गए हैं उसी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना।
हो गया? किसी से हो रहा है? आप लोग कर रहे हो? Should I wait or should I solve? Mayatri, what about you? Are you trying to solve? Isha, Yes, sir. Try कर रहे हैं. यस सर try ट्राई कर रहे कर. हैं तो please be quick. I'm giving you a minute to solve. उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं मिलके. तो चलिए करिए. Okay, I've got one answer from Mayatri and it is 8/3c. I don't know whether it's correct or not, but I have got one answer yet. ठीक है, तो चलिए बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे, बट बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम को भी जस्टिफाई करना रहता है, बहुत ज्यादा टाइम अपन नहीं लगा सकते बिकॉज लिमिटेड टाइम होता है. तो चलो मैं भी कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि कुछ आपको भी समझ आ जाए और आप भी देख लें. तो सी और सी, ये इसको हम हटा सकते हैं एंड दिस विल बी इन सीरीज. एम आई करेक्ट? एंड दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल कैपेसिटर ऑफ C/2. ठीक है, इन दोनों को हम हटा के यहाँ C/2 का कैपेसिटर लगा सकते हैं. यहाँ से आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आप एक C/2 का कैपेसिटर लगा दीजिए. इस सर्किट को हमने सॉल्व किया, यहाँ से C/2 का एक कैपेसिटर आ गया, ये C. अब ये C और ये C/2, अगर आप ध्यान से देखो तो ये C और ये C/2, ये C और ये C/2, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये पैरेलल में है, तो इसका कितना आ जाएगा? 3C/2. एम आई करेक्ट? सर कुछ तो बोलो, आप लोग शायद सॉल्व कर रहे हैं. तो चलिए ठीक है, 3C/2 ये ऐसा आ जाएगा. यहाँ से आप इसको ऐसे रिप्लेस करके यहाँ दिखा सकते हैं 3C/2, और ये जो नीचे कैपेसिटर दैट विल बी एज इट इज. तो ये ऐसा हो गया सर, 3C/2 एंड दिस इज C and again other capacitors are of capacitance C. Now I can claim again that these two capacitors are in series. ये दोनों सीरीज में. तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा? तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा that would be equal to C into 3C/2 divided by C plus C/2. सर ये कैसे लिख दिया आपने? तो सर मैंने कुछ नहीं किया, वही 1/C1 plus 1/C2 से लिखा है. आप लोग 1/C1 plus 1/C2 करके सॉल्व करते हो. मैंने डायरेक्ट उसको याद किया हुआ है कि C equivalent can be written as equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2. उससे फर्क नहीं पड़ता सर, आपकी मर्जी, जैसे भी करें. ठीक है, तो देखिए सर, इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से C और यहाँ से C कॉमन आएगा, एक C को कैंसिल कर देगा ये. तो C इक्विवेलेंट यहाँ से अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा ऊपर 3C/2, और नीचे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2. दिस 2 and 2 गोस, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3C/5. ये हो गया यहाँ तक का कैपेसिटेंस. अब इस सर्किट को फिर से फर्दर ड्रॉ करो. तो ये ऐसे और यहाँ पर ये वाला ऐसे, ये वाला हो गया 3C/5. दिस इज इक्वल टू 3C/5. दिस इज C.
अब अगर आप इसको देखो तो फिर से ये पैरेलल में होगा, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। यस सर। तो इसका सी इक्विवेलेंट अगर आप लिखेगा तो c प्लस ऑफ 3c/5 दैट इज इक्वल टू 8c/5। यहां तक हमारी सर्किट सॉल्व हो गई। तो अब बचा क्या, तो यू आर ओनली हैविंग नाउ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड दिस वे and all these 3 capacitors are in series as you can see, ये P और ये वाला point Q, this capacitor is C, this capacitor is C and this capacitor is of capacitance 8c/5। तो अगर आप इसको 1/c इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस ऑफ 5/8c, क्योंकि 1/8c/5 करोगे 1/8c/5 तो 5 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू 5/8c। इसको सॉल्व करिए, 1/c इक्विवेलेंट एलसीएम लेंगे आप तो एलसीएम आ जाएगा सर आपका 8c विल बी द एलसीएम। यहाँ आप ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे 8 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 5 और कुछ बच्चों का ये आंसर आया है एंड आई एम वेरी ग्लैड। तो ये कितना आएगा सर 8/21 टाइम्स ऑफ c, 8c/21, दिस विल बी योर रिजल्ट। यस सर। ये रिजल्ट है, ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो जिनसे नहीं हुआ है वो प्लीज इसको देख लें एक एक स्टेप। मायत्री आपका आंसर गलत हो गया था तो प्लीज अपने आंसर को रेक्टिफाई करो, देखो कहाँ पे गलती हुई है। एंड आमना अब्बास हैज गॉट दिस आंसर, ओनली स्टूडेंट हु हैज गॉट दिस आंसर करेक्ट इज आमना अब्बास, 8c/21। the rest of you who haven't who couldn't solve this problem, please go through each and every step, note it down और समझने की भी कोशिश करो साथ साथ। यस सर एलसीएम में कुछ हो गया, ओके मायत्री, you need to be careful with your simplification part also, right? क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, तो पूरा आया हुआ आंसर गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट रहने के बावजूद। तो इसको सारे बच्चे नोट करिए। 2 और ऐसे सीरीज और पैरेलल पे मैं सवाल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। 2 नहीं बल्कि 2 या 1 2। हो गया, Yes, sir. ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन और देखो सर, the question that I am just writing on the screen is from your NCERT exercise problem। एक क्वेश्चन ऐसा है सर, ये एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिस इज योर कैपेसिटर इन द फर्स्ट रो, there are 2 capacitors in the second row, इस तरह से there are 4 capacitors in the third row, and so on, there are n number of such row, and हर बाद वाले रो में पहले वाले रो का डबल हो रहा है कैपेसिटर। देखो, in the first row I have 1 capacitor, in the second row I have 2 capacitor, I mean second row में जो number of capacitor is, it is twice of the number of capacitor in first row। इसी तरह से थर्ड रो में जो कैपेसिटर की संख्या है, that is the number of capacitor in the third row, that is twice of the number of capacitor of the second row। तो हर रो में उसके लास्ट वाले रो का डबल हो रहा है कैपेसिटर, and each capacitor is of 1 microfarad, हर में 1 microfarad है, and there are n number of such row, ऐसे ऐसे कितने रोज हैं, n number of rows are there, और सब में कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंसेस के हैं, 1 microfarad, all of the capacitor are identical and all of them are of 1 microfarad, और ये n number of such rows हैं, n tending to infinity। तो आपको बताना है कि what would be the value of C equivalent। It is not the infinite ladder type question, ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में सॉल्व होगा। n is a very large number where n is tending to infinity। तो आपसे सवाल ये पूछा गया कि भाई what would be the equivalent capacitors। क्वेश्चन आपको क्लियर है, हर बाद वाले रो में पहले वाले रो का डबल कैपेसिटर, मतलब अगर इसके बाद वाला रो अगर मैं बनाता तो इसके बाद वाले फोर्थ रो में हाउ मेनी कैपेसिटर वुड हैव बीन देयर इन द फोर्थ रो,
Sir, 16. फोर्थ रो 16, उसी तरह से फिफ्थ रो बनाता तो देयर वुड हैव बीन 32 कैपेसिटर एंड सो ऑन। मतलब हर बाद वाले में उससे जस्ट पहले वाले का डबल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाए। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सर, यहाँ पर ध्यान से देखो सर, थर्ड रो में 4 नहीं होने चाहिए, तो 5 कर दिया क्या मैंने? अगर कर दिया तो मुझसे गलती हुई होगी, Yes, क्योंकि मैं sir. बार बार 4 वर्ड बोल रहा हूँ। तो ये याद रखिए 4 ही कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो आप ये समझिए, यहाँ पर फर्स्ट रो हैज 1 कैपेसिटर दैट इज ऑफ 1 माइक्रोफैराड, सेकंड रो हैज 2 कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड ईच। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड रो का अगर कैपेसिटेंस निकाला जाए, भाई कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट रो इज नथिंग बट 1 माइक्रोफैराड, सेकंड रो का जो कैपेसिटेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड। अभी बताया था कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो एंड आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो उस केस में जो उसका इक्विवेलेंट होगा उसको लिखने का तरीका ये है कि कैपेसिटेंस लिखिए एक का और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इसी तरह से C3 अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, एक का कैपेसिटेंस 1 डिवाइड बाय कितने कैपेसिटर 1 4, तो 1/4। इसी तरह से अगर C4 लिखना होता तो क्या लिखते हैं 1/8 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज कैपेसिटर्स अगर आप ड्रॉ करें सर्किट को, तो ये मतलब फर्स्ट रो में तो एक ही कैपेसिटर है, सेकंड रो के कैपेसिटर को हमने एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, थर्ड रो के कैपेसिटर को हमने एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। तो इट इज 1 माइक्रोफैराड, इट इज हाफ ऑफ अ माइक्रोफैराड, इट इज 1/8 ऑफ अ माइक्रोफैराड, 1/8 ऑफ अ माइक्रोफैराड, ठीक है। ये इस तरह से एंड सो ऑन, कहां तक सर, टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसे जाएगा कहां तक सर, इन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो अब ये सारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड होंगे, कैन यू टेल मी the capacitor of each row, how these Parallelly. capacitors parallelly। तो C equivalent की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/8 प्लस ऑफ so on and so forth। तो C equivalent की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह के टर्म को हमें ऐड करना है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/8, सॉरी 1/8 मैंने कहाँ से लिख दिया है, 1/4 नहीं लिखा, 1/4 इसके आगे 1/8 एंड सो ऑन। ये 1/4 प्लस 1/8 इस तरह के टर्म्स को हमें ऐड करना है, कहां तक, अप टू अ वेरी लार्ज नंबर व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब कैसे ऐड करें सर, तो आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्लास 10th में एपी सुना है, एपी? Yes, sir. तो वैसे ही एक होता है जीपी, एक एपी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जीपी का क्या मतलब होता है, तो जीपी का मतलब क्या होता है, तो जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो देखो आप दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर कंसीडर कीजिए, बाद वाले टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करिए। ये इन दोनों नंबर में अब देखिए, बाद वाला टर्म 1/2, उससे पहले वाला टर्म 1, तो 1/2 1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ, तो ये बाद वाला टर्म कितना है 1/4, यहाँ कितना 1/2, इसको अगर डिवाइड करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 1/2। तो इसी तरह से ये कहानी चलती है ना, ये इसी तरह से ये कहानी चलती है। तो ऐसा अगर कहानी चल रही हो तो दैट कॉम्बिनेशन, दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह की सीरीज जिसमें हर बाद वाले टर्म का अगर हम पहले वाले टर्म उससे जस्ट पहले वाले टर्म से डिवाइड कर लें, तो ये जो फैक्टर आएगा वो सेम अगर आ रहा है, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। तो दैट सीरीज विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर देखिए बाद वाला 1/2, उससे पहले वाला 1, तो 1/2 डिवाइड बाय 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। फिर 1/4 डिवाइड बाय 1/2 इज नथिंग बट 1/2। 1/8 डिवाइड बाय 1/4 इज नथिंग बट 1/2। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो, दैट विल बी सेम। तो सी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आप, तो सम ऑफ जीपी मैं कहीं पर लिख देता हूं। इसमें जो सम होता है ना, ये होता है A1 माइनस ऑफ आर, ये फॉर्मूला होता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। अब देखिए ए फर्स्ट टर्म तो मतलब कितना हो गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी, तो 1/2। सॉल्व कर लो, रिजल्ट आएगा 2 माइक्रोफैराड। डिड यू अंडरस्टैंड? तो एक बार सी इक्विवेलेंट फिर से बता दीजिए ना। फिर से बता देता हूं।
एक काम करो, पहले नोट कर लो, बिकॉज आई नीड सम स्पेस ऑन द स्क्रीन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस अगेन। डन सर। ठीक है, देखो सी इक्विवेलेंट जहां पर मैंने लिखा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैव आई डन। तो यहाँ पर देखिए ये इसको ऐड करना है ना, और हर टर्म में आगे बढ़ता जा रहा है और टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बाद वाला टर्म इज 1/2 और उससे जस्ट पहले वाला टर्म इज 1, तो 1/2/1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। इसी तरह से ये इन दोनों को देखो, तो ये वाला 1/4, इसके जस्ट पहले वाला 1/2। दो कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर को आपस में डिवाइड करो, अगर वो सब कॉन्सेक्यूटिव नंबर को डिवाइड करने पर ये वैल्यू सेम आ रही है, रेशियो जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, तो उसको हम जीपी कहेंगे। क्या कहेंगे मायत्री, बोलो? जीपी। जीपी। ठीक है, अब जीपी में फॉर्मूला होता है, ये बेसिकली मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस ऑफ r, वेयर a इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, इस जीपी का पहला टर्म, और r को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, तो फर्स्ट टर्म इज 1, और कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो कितना होगा, तो 1/2 इज द कॉमन रेशियो। तो सम क्या आएगा, तो 1 माइनस ऑफ कॉमन रेशियो इज 1/2। डिड यू अंडरस्टैंड माइत्री? यस सर। ठीक है, मूविंग ऑन। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक सीरीज ऑफ पैरेलल के क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ट्राई सॉल्व करना। उसमें मुझे क्वेश्चन का नंबर याद नहीं है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि a technician has n number of capacitors and he needs a capacitance of 2 microfarad। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, एक टेक्नीशियन वर्ड से क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक्सरसाइज में उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे, करने की कोशिश करना। अच्छा सवाल है, इसी सिंपल सीरीज ऑफ पैरेलल के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, तो मैं करा नहीं रहा हूँ। यू विल ट्राई टू सॉल्व। अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, जो आप पूछते नहीं हो कभी भी, क्योंकि यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन टाइप लोग हो आप लोग। तो खैर एनीवेज, तो वो क्वेश्चन ढूंढना। अब आते हैं सर, ये तो हो गया सर सिंपल सीरीज और पैरेलल, बट इसमें एक बात समझो, कुछ सर्किट्स में देख के पता नहीं चलता कि वेदर द सर्किट इज इन सीरीज, वेयर इज सीरीज और वेयर इज पैरेलल, वो आइडेंटिफाई नहीं होता। मतलब आइडेंटिफाई इतनी आसानी से नहीं होता। मतलब कई सारी सर्किट होगी जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वेदर द कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या अगर सीरीज है तो कहां पर है, पैरेलल है तो कहां पर है। तो वो कहीं पर आपको ऐसे केसेस आएंगे जो आइडेंटिफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस को डील करने के लिए लोगों ने अलग अलग मेथड्स बनाए हुए हैं। जो मेथड क्लिक कर जाए, जो मेथड काम आ जाए, है ना, वो यूज करते हैं। तो उसी का एक दो मेथड अपन समझते हैं यहाँ पर। ये जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ इसका कोई ऐसा कोई नाम वाम नहीं है, बट इसमें हम पोटेंशियल पॉइंट्स को, सेम पोटेंशियल के पॉइंट को आइडेंटिफाई करके हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। इससे सारी सर्किट सॉल्व नहीं हो जाएगी, बट फ्यू ऑफ द सर्किट which is based on these kind of concepts वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, कैसे, किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करके, बोलो? सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके सर्किट सॉल्व हो जाएगी। जिसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे एग्जांपल से समझते। ये बोला गया आपको, ये बोला गया ये आपका कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर। सर मुझे ये बताओ, हाउ दीज थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, सीरीज और पैरेलल? जल्दी सीरीज। बोलो। सर सीरीज। सीरीज। बहुत बढ़िया, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। बट क्या किया जाता है कि इस वाले को आपने ऐसे कर, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। तो ये मुझे बता सकते हो, ये जो ऐसा बॉक्स लाइक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ऊपर और नीचे, ये सर्किट में किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? जैसे ये दो इक्वल लेंथ वाले डंडे कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये जिगजैग वाला रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से सर्किट में अगर मैं कहीं पर ऐसा बना दूं ये स्ट्रेट लाइन, तो किसी भी सर्किट में स्ट्रेट लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एनीबॉडी?
कंडक्टर। स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको कंडक्टर। रिप्रेजेंट? कंडक्टर। ठीक है, जब भी स्ट्रेट लाइन बन जाए तो हमेशा आंख बंद करके समझ लीजिए कि वो कंडक्टर। और अगर कंडक्टर होगा तो कंडक्टर की खास बात क्या है कि कंडक्टर के हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। समझे? पहले इतना बताओ। यस आर्यन यस सर। भाई, तुम भी नहीं बोल रहे हो। आर्यन, आजकल क्या हो गया? एनर्जी कम पड़ गई है। दिव्यांशी, देखो कहीं तुम्हारा मतलब बोलने का मन हुआ हो अभी भी नहीं हुआ दिव्यांशी का। खैर, तो देखिए, इसका मतलब अगर मैं इस कंडक्टर के इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल बोलता हूं तो कंडक्टर के इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल की वैल्यू वही रहेगी। समझ आई बात आपको? अगर सर बीच में तो कैपेसिटर आ गया, नहीं, इसको आप ऐसे समझो कि इस कंडक्टर में ऐसे अगर हम जाएंगे, कंडक्टर के अलोंग अगर हम जा रहे हैं तो कंडक्टर वाइज तो हम यही कहेंगे ना कि इस पॉइंट पे अगर वोल्टेज मान लीजिए कि कुछ पी है या मान लीजिए एक्स है, तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज एक्स कहेंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं मान लो कि इस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ कि वाई है, द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज वाई, तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल वाई है तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी पोटेंशियल कितना होगा? तो दिस पोटेंशियल विल आल्सो बी वाई। एम आई करेक्ट? टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई ये एक्स है और ये वाई है और इसके अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? एक्स और वाई के अक्रॉस, तो सी इक्विवेलेंट बताना है आपको अक्रॉस एक्स एंड वाई। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अक्रॉस एक्स एंड वाई। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है कि अगर ये पॉइंट एक्स, मान लो इस पॉइंट का वोल्टेज एक्स है, एक्स और वाई दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का वोल्टेज एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, बिकॉज कंडक्टर है। इसी तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल वाई है तो यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है। तो ये पहले तो हमने सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं? अब इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई। अब देखिए कि एक्स और वाई के बीच में हाउ मेनी कैपेसिटर्स इज विजिबल टू यू बिटवीन एक्स एंड वाई? So Three. 3. 3, very good. All the three are connected across the same x and y. तो x and y, x and y, x and y. अब अगर मैं ऐसे इन तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दूं तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। पैरेलल। इसका मतलब सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 3C। ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल वाले पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहे हों तो उस केस में आप ये काम कर सकते हैं कि आपको करना ये होता है कि जिन दो पॉइंट्स का क्रॉस वैल्यू निकालना है उन दोनों को आप एंड्स पे ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद उसके बीच में कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है उसको एकोमोडेट कर दीजिए, तो यू विल गेट द नेट कैपेसिटेंस। पहले इसको नोट करो, अभी और एग्जांपल लेता हूं आपको चीजों को क्लियर करने के लिए। हो गया? यस सर। जैसे देखिए, मैं आपको एक बार और क्वेश्चन पे ले चलता हूं। जैसे ये आपसे बोला गया कि सर यहाँ, अच्छा ये जो सर्कल जैसा मैंने बनाया ना वो कंडक्टर है, याद रहे। सिर्फ अगर लाइन बनी हुई है तो वो रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टर को, ये हमेशा याद रखिएगा इसको। तो यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। आपको बताना C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट? अक्रॉस O एंड P। ठीक है, O और P के अक्रॉस आपको क्या बताना है? C इक्विवेलेंट बताना है। आपसे ये बोला जा रहा है ये C है, ये भी C है, ये भी ये C C C। कैसे करें?
हाउ विल यू थिंक अबाउट इट? सर ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है वो कंडक्टर है, तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल P मान लूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? P. भाई सबकी आवाज आनी चाहिए, तो इसी तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ। P. सब नहीं बोल रहे हैं अभी भी। मायत्री, इस पॉइंट का पोटेंशियल? तो P। ऑफ कोर्स P। कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अच्छा हाँ, अगर यहाँ पर कोई कैपेसिटर लगा होता तो फिर ये पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P पोटेंशियल का नहीं होता, फिर उसका वोल्टेज कुछ और होता। बट यहाँ थोड़ी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसलिए कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब तुम देखो किसके अक्रॉस आपसे पूछा गया कैपेसिटेंस, O और P के अक्रॉस। तो O और P के अक्रॉस अगर आपसे पूछा गया तो हाउ मेनी कैपेसिटर डू यू हैव अक्रॉस O एंड P? तो देयर आर 4 कैपेसिटर। आप देख लो सर, है ना, आप देख लो कि 4 कैपेसिटर्स विल बी विजिबल टू यू across O and P. 4 capacitors are there. So 4 capacitors and all of them are connected in parallel. Just look at it. तो C. तो ये कितना हो गया? C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 4C. Did you understand? Yes, sir. Everyone Yes, please note it, ताकि मैं और कुछ और फॉर्मेट इसी को थोड़ा सा बढ़ाऊं, यही लेवल में थोड़ा सा और लेवल को इंक्रीज करूं मैं इसके। ये तो सिंपल है कि दोनों क्वेश्चन में आपने सिंपल देखा कि सारे पैरेलल में। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों दिखाई दे आपको, तो उसके लिए मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करूंगा, पोटेंशियल के ही क्वेश्चन का फॉर्मेट बदलूंगा। तो पहले इसको जल्दी से नोट करो, तो एक लेवल ऊपर चलते हैं अब इसी क्वेश्चन में। हो गया? Yes, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर ये कैपेसिटर यहाँ, ये कैपेसिटर, फिर ये कैपेसिटर, and we have another capacitor here. These capacitors are connected across the 2 points P and Q. ये 2 पॉइंट्स P and Q, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी। सारे कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस C। इसमें डेटा भी दिया जा सकता है, मैं जानबूझ के C ले रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई इशू ना आए, अभी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम खराब ना हो, बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आपसे फिर से पूछा गया, अरे ये C ठीक से बनता क्यों नहीं है? आपसे फिर से पूछा गया कि C इक्विवेलेंट आपको बताना है। व्हाट वुड बी द C इक्विवेलेंट? किसके अक्रॉस? बिटवीन P and Q। बिटवीन P and Q क्या करें सर? अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है। व्हाट इज दैट चेंज? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल P मानता हूं, ठीक है, या P कहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल कौन बता रहा है भाई? इस पॉइंट का पोटेंशियल जल्दी बोलिए। P. सब बोलेंगे यार प्लीज। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल P, तो यहाँ का पोटेंशियल P, यहाँ का पोटेंशियल P होगा क्या? P. No, sir. No, sir. नो सर, नाउ दिस इज नॉट P। व्हाई? बिकॉज इन बिटवीन यू हैव अ कैपेसिटर। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर का भी पोटेंशियल कितना होगा? P, बिकॉज द कंडक्टर इज Yes, रनिंग sir. फ्रॉम हियर टिल हियर, राइट? अब यहाँ चले आओ, तो यहाँ का पोटेंशियल Q, तो सर यहाँ का पोटेंशियल सर Q, यहाँ का पोटेंशियल माइत्री जी Q, सर यहाँ का पोटेंशियल भी Q। No, sir. नो No, सर। तो ये क्या है ये हमें नहीं पता, तो इसको मैं x कह लेता हूँ, ये x को मैं x कह लेता हूँ, बिकॉज अगर इसको x का है तो दिस विल बी x, बिकॉज इन बिटवीन कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है, तो दिस इज द सेम कंडक्टर, तो इसके हर पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। तो इफ एट वन एंड you have considered the voltage to be x, so at another end also the voltage will be x without any doubt, without any problem, without any issue. Okay, बहुत बढ़िया, सब बहुत सुंदर। अब यहाँ पर देखिए किसके बीच में आपको कैपेसिटेंस निकालना है? P और Q के बीच में। Am I correct? बट क्या P और Q के बीच में कोई अननोन पॉइंट भी मिला या नहीं मिला? या सिर्फ P और Q आर द 2 पॉइंट्स? लुक एट द सर्किट एंड टेल मी। the X. Sir, X. Mila, sir. X. X मिला. X मिला है ना, X मिला, ठीक है, X मिला, ठीक है, ये दोनों X तो सेम ही है, तो इसलिए X, तो उस अननोन वाले को इन बिटवीन कहीं पे ड्रॉ कर दो। अब देखो, अब आप कैपेसिटर्स बनाना शुरू करो। अगर आप इस कैपेसिटर को देखो तो इट इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड X। ये वाला कैपेसिटर अगेन P और X। सिमिलरली ये वाला कैपेसिटर देखिए Q और X। ये वाला कैपेसिटर
Q और X, और ये वाला जो कैपेसिटर है, हाउ दीज टू आर कनेक्टेड, तो दिस इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q. एम आई करेक्ट? दिस इज योर सर्किट. यस सर। ये आपकी एक सर्किट बन गई. अब इस सर्किट में ये दोनों आपस में आपको दिखाई दे रहे हैं कि दे आर पैरेलल. ये वाला भी आपको दिखाई दे रहा है दे आर पैरेलल. तो ये हो जाएगा 2C, ये वाला भी हो जाएगा 2C. तो यहाँ पर आप सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो ये 2C, ये वाला भी 2C, एंड देन यू हैव दिस कैपेसिटर. ठीक है, और ये वाला C है आपका. 2C ये सीरीज में है, 2C ये सीरीज में है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C. ठीक है, तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली 2 कैपेसिटर, बोथ विल बी ऑफ कैपेसिटेंस C ईच. तो इसका भी कैपेसिटेंस C और इसका भी कैपेसिटेंस C, और ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2C. ये 2C. आंसर है. नोट इट डाउन, नोट करिए. एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर से एक बार और इस ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेता हूँ. प्लीज अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी. डन सर। ओके, तो आर्यन मैं इरेज कर दूं इसको अगर आपने नोट कर लिया है? Yes, sir. ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन, ताकि इस तरह की बात को एक बार फिर से मैं समझा सकूं कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट भी मिल जाए जिसका पोटेंशियल कुछ और है, P और Q के अलावा भी कुछ और पोटेंशियल के पॉइंट है, तो उसको इन बिटवीन आप ड्रॉ बना कर देंगे. तो देखिए सर, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको एक बार फिर से मैं ये लॉजिक समझाऊंगा. तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये कि सर ये आपका, मैं पूरा ट्रायंगल बना के तब कैपेसिटर दिखाऊंगा इस पर. एक कैपेसिटर यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ, we have one more capacitor here and we have a capacitor here. ये से कैपेसिटर्स हैं and all of these capacitors are of same capacitances C each. यहाँ ये मत समझना कि मैं भूल गया हूँ कैपेसिटर, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि इसमें कोई कैपेसिटर नहीं है भाई. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका P है एंड दिस पॉइंट इज Q. ठीक, तो अब आपसे पूछा जा रहा है फिर से कि C इक्विवेलेंट बताना है. C इक्विवेलेंट अक्रॉस P एंड Q, अक्रॉस P एंड Q. क्या करें सर, हाउ शुड वी प्रोसीड विद दिस नाउ? तो फिर से अगर आप देखो तो एक कंडक्टर लग गया, तो जिससे हमें पोटेंशियल खेल सकते हैं. ठीक है, P और Q यहाँ मत लो, P और Q तुम ऐसे ले लो, P और Q तुम यहाँ मत लो, P और Q यहाँ लो. इसके अबाउट बताना P और Q. ठीक है, तो चलिए खेलते हैं भाई. इस पॉइंट का पोटेंशियल P है तो P रहा, इस पॉइंट का पोटेंशियल Q है तो Q रहा. बट अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Q है तो क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल Q लिख सकते हैं? Q या P कुछ लिख सकते हैं? नो सर। नो सर, बिकॉज P से इधर जाएंगे तब भी बीच में कैपेसिटर दिख रहा है, Q से इधर जाएंगे तब भी बीच में कैपेसिटर दिख रहा है. तो अगर एक पॉइंट से आगे बढ़ने पर बीच में अगर कैपेसिटर रेजिस्टर आ जाए तो दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं होगी. बट यस, एक पॉइंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसका वोल्टेज अगर मैं X कहूंगा तो इसके वोल्टेज को मैं X कह सकता हूँ. यस क्लियर? सर। अब जब आपको ये समझ आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, P और Q इसका क्रॉस हमें बताना है, और एक अननोन पोटेंशियल का पॉइंट है, इसका नाम है X. ठीक, अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करो, सर्किट मतलब कैपेसिटर को इस पॉइंट्स के बीच में अरेंज करो. तो ये वाला कैपेसिटर देखिए P और X के बीच में, और कौन सा है, और कौन सा है? ये वाला कैपेसिटर P और X के बीच में. सर इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैपेसिटर Q और X के बीच में, ये वाला कैपेसिटर Q और X के बीच में, बिल्कुल प्रीवियस सर्किट जैसी सर्किट इसकी आ गई, Q और X के बीच में. क्लियर है? और द लास्ट कैपेसिटर Yes, यू sir. कैन सी हियर इज इन बिटवीन P एंड Q. देखो ये वाला जो कैपेसिटर है दैट इज इन बिटवीन P एंड Q. ये हो गया C, 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 बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम. तो इस केस में हम C इक्विवेलेंट को डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं? तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 2C. आई होप आप लोगों को सर्किट रीड्रॉ करना आ गया, या अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया तो इसको नोट करो. इसी पोटेंशियल के फॉर्म से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन का एक नेक्स्ट फॉर्मेट में बताता हूँ.
डन, Done, sir. वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन में एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि दे प्रोवाइड यू द कैपेसिटी ऑफ, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द कैपेसिटर दे विल टेल यू दैट दे विल इंस्टेड गिव यू द टू कंडक्टिंग प्लेट्स एंड दे विल आस्क यू द कैपेसिटेंस। ये जो नेक्स्ट वैरायटी है वो अभी मुझे टाइम में दिख रहा है कि टाइम हो चुका है आपका, तो नेक्स्ट वैरायटी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बट आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसमें कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू टेक सो केयर, मच। बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय।